नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा जो ग्रामीण विकास वाली सीरीज़ चल रही थी उसमें जो सिलेबस में जितना टॉपिक दिया हुआ है वो पूरा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग का योजना वाला पार्ट बचा है जिसमें इकाई 1 में आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं दिया हुआ है। अब उसमें जितने भी ग्रामीण विकास की योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं या पहले चलती हुई आई हैं उनको हमको कवर करना है। तो पर्टिकुलर नाम उसका दिया नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास में इकोनॉमिक सर्वे और अन्य जगह से मुझे जो जो योजनाएं मिल रही हैं, जैसे कि मुद्रा योजना है, अटल पेंशन योजना है, आपका जीवन ज्योति बीमा योजना है, वो सब जो योजनाएं हैं, और इसके अतिरिक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन और एक योजना युवा क्षमता विकास योजना। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं छोटी छोटी, वो सब योजनाओं को मैं आप लोग को कवर करवा दे रहा हूँ। इन सब योजनाओं से भी क्वेश्चन जो है, अब देखिए पिछले बार जो पेपर था उसमें उस समय तत्कालीन जो योजनाएं चल रही थी उससे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं जो योजनाएं जो है वो ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं करंट तक, वो सब योजनाओं को मैं कवर करवा दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि जब क्वेश्चन आए आप लोग से बन जाए। ठीक है, तो आज हम लोग उसी तरीके की 2 योजनाओं को कवर करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन और दूसरा योजना है युवा क्षमता विकास योजना। तो इसको, ये जो वाला जो योजना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामीण विकास की योजना, इससे क्वेश्चन जो है बन सकता है बहुत। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करते चलिएगा। और एक चीज़ें मुझे आपको बोलनी थी, मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कल कि जो मैं बैंकिंग का 3 पार्ट आया है उसमें अभी तक 22 क्लास हम लोग के अपलोड हो चुके हैं। 21 के 21 क्लास में जब मैं दूसरे दिन वीडियो शूट कर रहा होता था, जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1000 व्यूज़ कम से कम एटलीस्ट आ चुके होते थे, इसके बाद ये बढ़ते थे। लेकिन कल के वीडियो में मैं जब अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो तो सिर्फ 500 व्यूज़ आए हैं, मतलब जस्ट आधा है इसका। तो इसका कारण या तो आप लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप लोग ग्रामीण विकास पढ़ के, या फिर दूसरा कोई और कारण हो सकता है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो आप लोग ही समझेंगे उस चीज़ को। लेकिन ये रिस्पॉन्स का जस्ट आधा हो जाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो है टीचिंग मुझे पसंद है, ये मेरा पैसन है, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। मैं हर दिन अब स्वयं को, खुद को बेहतर कर रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बहुत कम समय में अवेलेबल करा सकूँ। जो चीज़ें मैंने आपको 22 क्लास में पढ़ाई हैं, आप लोग चाहे ऑफलाइन क्लास अटेंड करिए या लाइव क्लास अटेंड करिए, आप लोग देखेंगे कम से कम 40 क्लास लगेंगे आप लोगों को। मैं आप लोग को कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए चीज़ों को नोट्स बना के, उसके बाद बोर्ड पे लिख के जल्दी जल्दी उसको अच्छे से अच्छे वर्ड में एक्सप्लेन करके आप लोग को तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कैमरे पे देख के पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी जिससे मैं बेस्ट दे पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को मेंटेन करके चलिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, और अब आप लोग का ये वीडियो पे जो कमेंट आएगा और इस वीडियो पे जो रिस्पांस आएगा वो बताएगा मुझे कि मुझे आगे इसको, ये सीरीज़ कंटिन्यू किस टाइप से रखनी है या आगे का शेड्यूल कैसा रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके रिस्पांस से मुझे समझ में आएगा उसके बाद कि फिर आगे का शेड्यूल कैसा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँगा फिर इन चीज़ों पर। तो आप लोग अपने कमेंट, लाइक, शेयर और व्यूज़ से बताइए कि फिर कैसा रहेगा आगे का वीडियो क्लासेस। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। पढ़ाना तो मुझे है ही, लेकिन ऐसी चीज़ें मैं क्यों पढ़ाऊँ जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग का रिस्पांस रहेगा तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे पाऊँगा। ठीक, तो ये दोनों साइड से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए इस वीडियो पे कमेंट करके। एक वीडियो पिछला कमेंट आया था कि CRR, SLR और जो भी मैं बताया हूँ उसका प्रेजेंट में क्या रेट चल रहा है, कितना परसेंटेज है, उसको बताइए करके। तो देखिए, मैंने उसको इसलिए नहीं बताया है क्योंकि जब आपका पेपर होगा तब उस समय वो हर 3 महीने में चेंज होते रहता है। तो जब आपका पेपर होगा उस समय मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं उस समय डाल दूंगा तो आप अपडेट कर लेना। लेकिन अभी उसको बताने से कोई फायदा नहीं कि जिस समय पेपर होगा उस समय उस समय का आपको उसको करेंटली नोट करके रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, एक कमेंट आया था कि रिवर्स रेपो रेट को नहीं बताए हैं करके। तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट मैंने क्या बताया था, रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है, ऐसा ब्याज दर जिस पर RBI जो रहती है वो क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर RBI क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। वाणिज्यिक बैंकों के पास अगर फंड ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा फंड है, पैसा अच्छे अमाउंट पे है, तो वो क्या करते हैं, उसको RBI के पास क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं।
आरबीआई के पास। जैसे कि हम लोग के पास जो सेविंग पैसा रहता है उसको हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं, तो बैंक हम लोग को ऋण देती है। उसी तरीके से जो अगर वाणिज्यिक बैंक है, हमारा बैंक है जिसके पास हम जमा करा रहे हैं, उसके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास उस पैसे को फिक्स्ड कर देगा, मतलब रखवा देगा। तो वो आरबीआई जिसको उन वाणिज्यिक बैंकों को जिस रेट पर ऋण देती है, मतलब उस पर ब्याज देती है, ठीक है, जो पैसा वो लोग रखाए रहेंगे उस पर वाणिज्यिक बैंकों को जो ब्याज देती है आरबीआई, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ गए? बैंक एक्स्ट्रा पैसा होने पर जो रिजर्व बैंक के पास पैसा रखवाएगी और रिजर्व बैंक उसको उस चीज़ के लिए ब्याज देगी, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2016 से। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 21 फरवरी 2016 से। देखिए, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हम लोग नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे करके, बहुत दिक्कत में रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये व्यापम का नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 30 से 40 दिन का समय मिलता है हमेशा, तो उतना ही दिन का समय मिलेगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसके बाद कवर करना। तो जब तक आप पहले से प्रिपेयर करते नहीं चलेंगे तब तक आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी से पढ़ते चलिए, और ग्रामीण विकास और आजीविका के बाद अतिरिक्त भी और भी चीज़ों को आप लोग को पूरा साथ में लेके चलना है। ये चीज़ आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। शुरुआत हुआ था 21 फरवरी 2016 से, ये डेट याद रखना। उद्देश्य इसका क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। रूर्बन का मतलब क्या होता है? देखो, रूर्बन का मतलब होता है रूरल प्लस अर्बन, मतलब ये ग्रामीण, और अर्बन मतलब गांव से थोड़ा बड़ा, शहर टाइप का, शहरीकरण। तो ऐसे गांव जहां पर शहरीकरण की ऐसे, मतलब आप कह लीजिए ऐसे गांव जहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर शहरीकरण की उम्मीदें हैं, शहरीकरण होने की ओर ये गांव बढ़ रहा है, उस पर पैसा खर्चा करके, इन्वेस्टमेंट करके, ऐसे गांव जहां पर आर्थिक उन्नति हो रही है और वो शहरीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उन पे क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको जल्दी से क्या करना, शहर में तब्दील करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वहां पर की जो जनजीवन है उसमें ग्रामीण जनजीवन जो है उसमें गांव की खुशबू बनी रहे। मतलब गांव को, मतलब पूरा शहर कन्वर्ट नहीं कर देना, ग्रामीण जनजीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो कल्चर है और वहाँ की जो आसपास की चीज़ें हैं उसको संरक्षित करते हुए उसको क्या करना, डेवलप करना। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का मुख्य लक्ष्य। अब इसको मैं क्लियर करते जाता हूं। देखो, 2016 में आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को क्षमता प्रदान करके पूरे भारत में 300 क्लस्टर विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। अब देखो, क्लस्टर क्या होता है? 4 से 5 ग्राम पंचायतों का समूह, चारों को मिला दिए जाते हैं तो क्लस्टर बन जाता है। ये आपको पहले भी बताया था मैं सामाजिक अंकेक्षण में। तो इसमें ध्यान देखो, क्लस्टर विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। थोड़ा सा मतलब अब यहाँ पर ध्यान रखना ना, भारत में 300 क्लस्टर विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। तो 300 क्लस्टर सबको मिला के एक क्लस्टर बना देंगे। क्लस्टर बनाने के बाद, अच्छा, क्लस्टर को और डिफाइन करूंगा मैं, उसके बाद उसको डेवलपमेंट करना, इसके लिए शुरू किया गया था। दूसरा इसका उद्देश्य था ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए, देखो मैं आपको बोला था ना अभी, तो ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव के क्लस्टर को रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना। रूर्बन मतलब रूरल गांव भी रहे और अर्बन, थोड़ा सा शहरीकरण भी आ जाए, वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहां की डेवलप हो जाए, सड़क, अस्पताल, शिक्षा, स्कूल वगैरह मतलब डेवलप हो जाए, वहाँ इस तरीके की बुनियादी सुविधाएं डेवलप हो जाए ताकि लोगों को क्या हो, आर्थिक उन्नति हो सके। तो ये चीज़ें हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का मुख्य लक्ष्य, रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना। समझ गए आप लोग? रूर्बन क्लस्टर क्या होता है? अब ये जो क्लस्टर मैं बताया था उसी को डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, रूर्बन समूह जहाँ से शहरीकरण का, जिनमें संभावनाएं देखी जा रही है, ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रूर्बन समूहों की पहचान की गई जो शहरीकरण के बढ़ते संकेत दिखा रहे थे। मतलब ऐसे रूर्बन समूह जो जहां पर संकेत मिल रहा था शहरीकरण का, जहां पर ऐसी संभावनाएं देखी जा रही थी कि यहाँ शहरीकरण होता जा रहा है। अब कैसे ये समूह, ये लग रहा था कि शहरीकरण यहाँ पर होगा? तो पहला, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो रही थी, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे समूह को देखा गया, ऐसे 300 क्लस्टरों को देखा गया जहां पर जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है, शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरा, गैर कृषि रोजगार। देखो, गैर कृषि रोजगार का मतलब, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है निर्माण क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, मत्स्य पालन, वनोद्योग एवं लट्ठे। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र आता है, निर्माण और विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब
जो हॉस्पिटैलिटी है, होटल है, और भी अन्य चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, मतलब जो उद्योग है वो सब चीज़ आता है, उद्योग या सेवा क्षेत्र। तो अब यहाँ पर आपको बड़े बड़े इकोनॉमिक्स का ये दावा है, जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जिस देश की जनसंख्या कृषि क्षेत्र पे निर्भर रहेगी वो देश पिछड़ा रहेगा उतने ही, और जैसे जैसे देश की जनसंख्या, जो देश की मैक्सिमम आबादी है, वो द्वितीयक क्षेत्र और धीरे से फिर तृतीयक क्षेत्र की ओर अग्रसर होगी। मतलब धीरे धीरे जब देश की जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से शिफ्ट होकर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के ऊपर डिपेंड रहने लग जाएगी, ये काम करने लग जाएगी, वैसे वैसे देश डेवलप होगा। और जब देश की सर्वाधिक जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र पर निर्भर होने लगेगी, वो सेवा क्षेत्र पे जो काम आता है वो सब करने लगेगी, तब देश हो जाएगा विकसित। मतलब जो जो विकसित देश हैं वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन टर्सरी क्षेत्र पर निर्भर है या फिर तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है। लेकिन भारत एक विकासशील देश है और भारत की 80% जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो इसको क्या करना है, विकसित करने के लिए, विकासशील देश है भारत, उसको विकसित करने के लिए सेकेंडरी क्षेत्र और टर्सरी क्षेत्र पे इनको शिफ्ट करना है कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र पे भी निर्भर रहे, कृषि क्षेत्र भी जरूरी है, लेकिन एक विकासशील देश, विकसित देश की पहचान यही है कि उसकी मैक्सिमम जनसंख्या निर्माण और सेवा क्षेत्र पर निर्भर रहे। तो ये शिफ्ट करना है। तो गैर कृषि रोजगार मतलब कृषि को छोड़कर और अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, तो भी ये तो डेवलपमेंट का सूचक है ना, ये दिखा रहा है ना, कृषि क्षेत्र को छोड़कर अलग क्षेत्रों पर रोजगार डेवलप हो रहा है, मतलब रूर्बन से क्या हो रहा है, शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। तीसरा, बढ़ती आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां जो है, फाइनेंशियल लोग सशक्त हो रहे हैं उस गांव क्षेत्र के, तो उन क्षेत्रों को भी चयन करके क्या करना है, वहां पर पैसा खर्चा करके उसको डेवलप करना। तो तृतीय, ये तीनों क्षेत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शहरीकरण होता जा रहा है, और इन क्षेत्रों को फिर 300 क्लस्टर विकसित करने के लिए फिर इनमें क्लस्टर विकसित करके इसको डेवलप करेंगे। ये चीज़ें हैं। रूर्बन क्षेत्र किसको बोलते हैं, अब देखो इसमें किसको शामिल किया गया, 30 से 40 लाख आबादी वाले 15-20 गांवों का समूह रूर्बन क्षेत्र कहलाता है या रूर्बन क्लस्टर कहलाता है। ये जो क्लस्टर बोल रहे थे 30-40 लाख, देखो 15-20 गांवों को जोड़ दिया, 5-6 में एग्जांपल दिया था, और भी गांवों को जोड़ के क्लस्टर बनाया जा सकता है। तो 15-20 गांवों का समूह है, टोटल पॉपुलेशन 30-40 लाख है, उनको सबको जोड़ के क्या कर दिया गया, रूर्बन क्लस्टर डेवलप किया गया। और रूर्बन क्लस्टर में फिर ये ऐसे 300 क्लस्टरों को विकसित करके वहां पर डेवलपमेंट का काम किया गया। काम चालू है अभी भी। क्लस्टर किसको बोलेंगे और क्या डेफिनेशन क्लस्टर का, भौगोलिक रूप से सटे ग्राम पंचायत, आसपास है, आसपास के ग्राम पंचायत सटे हुए हों, 15-20 ग्राम पंचायत, 30 लाख 40 लाख आबादी। मैदानी क्षेत्रों में 25 से 50 हज़ार के बीच आबादी होनी चाहिए, और रेगिस्तान पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र है तो 5,000 से 15,000 के बीच आबादी। तो सबको क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, और क्लस्टर का डिफाइन किया जा सकता है। इतनी आबादी पे भी या फिर 30-40 लाख आबादी वाले समूह है तो वो तो फिर रूर्बन क्लस्टर हो गए, वो लोग को तो डेवलपमेंट करना ही है, शहरीकरण का यहाँ पर तो दिख ही रहा है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में अगर 25-50 हज़ार के बीच भी आबादी है तो वो क्लस्टर कहलाएगा, और आदिवासी पहाड़ी रेगिस्तान क्षेत्र में 5 से 15 हज़ार के बीच भी आबादी है तो उन सबको आसपास सटे हुए हैं, सबका आबादी 5 से 15 हज़ार के बीच है तो उसमें क्लस्टर डेवलप करके उसको डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका क्लस्टर। रूर्बन समूहों की श्रेणी कितने टाइप के होते हैं, एक होता है गैर आदिवासी और दूसरा होता है जनजाति श्रेणी। मतलब एक जनजाति और गैर आदिवासी मतलब गैर जनजाति, मतलब जो जनजाति नहीं है वो श्रेणी, और एक होता है जो जनजाति श्रेणी। तो ये रूर्बन समूह की श्रेणी है, कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो ये 2 श्रेणी है, इसको भी ध्यान रखना। इसका लक्ष्य क्या था श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का, देश भर में 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन करना, इसका लक्ष्य था, पहला लक्ष्य। तो मैं आपको पहले भी बताया 300 रूर्बन क्लस्टर, किसको बोलते हैं रूर्बन क्लस्टर, ये तो 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन करना, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया। टोटल भारत में कितना क्लस्टर का चयन करना है, 300 क्लस्टर का। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया, जिसमें से जनजाति क्लस्टर, 2 टाइप के क्लस्टर होते हैं ना, तो जनजाति क्लस्टर कितने 12 और गैर जनजाति क्लस्टर कितने 7, 12-7 19। तो 19 क्लस्टर का चयन छत्तीसगढ़ से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, छत्तीसगढ़ से ही डाटा पूछेगा। टोटल भारत में 300 क्लस्टर का चयन करना था, जिसमें छत्तीसगढ़ में कितना किया गया, 19 क्लस्टर चयन किया गया, जिसमें से 12 जनजाति और 7 गैर जनजाति क्लस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। भौतिक उपलब्धि, क्या क्या डेवलप हुआ अभी तक, क्या क्या उपलब्धि मिली। अब 19 क्लस्टर का चयन किया गया तो 19 में से 18 क्लस्टर की विस्तृत कार्य योजना, डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, ये पहले भी बताया था सामाजिक अंकेक्षण में आपको मैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट अभी क्या क्या डेवलप हुआ है उसमें, इसको राज्य स्तरीय सशक्त समिति और भारत सरकार को अनुमोदित कर दिया गया है। मतलब 19 क्लस्टर का चयन किया गया है और 18 क्लस्टरों में क्या डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ पहले से, वो सब को क्या किया गया है, राज्य में एक समिति होती है, क्या समिति, ये राज्य स्तरीय सशक्त
समिति और जो भारत सरकार में जो समिति है उन सब को क्या कर दिया गया, बता दिया गया डेवलपमेंट ये हुआ है, आपको उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है अभी तक 19 में से 18 को, और जो बचा है एक ठो में वहाँ पर प्रक्रियाधीन है। और डीपीआर में सम्मिलित 7725 कार्यों से अक्टूबर 2021 तक 5216 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट में 19 में से 19 तो चयन किया गया था, 18 क्लस्टर को भेजा जा चुका है, उसमें 7725 कार्य, कितना काम, एक क्लस्टर में कई सारे काम रहेंगे ना डेवलपमेंट के, तो 7725 कार्यों को अक्टूबर 2021 तक 7725 में से 5216 कार्य मतलब 67.52% काम को पूर्ण कर किया जा चुका है। अब 18 क्लस्टर के चयन किया गया था, 18 क्लस्टर में 7725 कार्य का चयन किया गया था, उसमें से 5216 काम मतलब 67.52% कार्य पूर्ण हो चुका है, ये भी ध्यान रखना। फाइनेंशियल कितना डेवलपमेंट हुआ, वित्तीय उपलब्धि, आवश्यक पूरक वित्त पोषण सीजी फंड, छत्तीसगढ़ फंड मतलब इस आवश्यक पूरक वित्त पोषण मद से राज्य को 285 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं इस फंड से, लेकिन और भी फंड होता है, उससे कुल स्वीकृत राशि 375 करोड़ रुपए है, जिसमें से 235 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कितना व्यय, 235 करोड़, 62.66% का व्यय किया जा चुका है। इतना करोड़ स्वीकृत हुआ जिसमें से 235 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। स्थानीय नियोजन मतलब स्थानीय लेवल पे कितना रोजगार, नियोजन मतलब रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, स्थानीय लेवल पे कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना लोगों को रोजगार मिला। तो 8 रूर्बन क्लस्टर में स्ट्रक्चरल प्लान तैयार हो चुका है। सेलेक्ट कितना हुआ, 19। 8 रूर्बन क्लस्टर में स्ट्रक्चरल प्लान तैयार हो चुका है। वो कौन कौन सा 8 रूर्बन क्लस्टर है, भंवरपुर महासमुंद जिले का, मुरमुंदा राजनांदगांव जिले का, मड़पाल बस्तर जिले का, यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा है वो जिला है, रघुनाथपुर सरगुजा जिले का, हरदी बाजार कोरबा जिले का, कुंडा कबीरधाम जिले का, रामपुर धमतरी जिले का और बड़ेकापसी कांकेर जिला का। ये 8 जो क्लस्टर हैं उसमें स्ट्रक्चरल प्लान तैयार हो चुका है कि कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट करना है, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। ये पूरा इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, जैसे घर बनवाते हैं ना आप, तो स्ट्रक्चरल प्लान पहले 3D व्यू में तैयार होता है, उसी तरीके से स्ट्रक्चरल प्लान इसका तैयार हो चुका है। यहाँ पर है आपका स्थानीय नियोजन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको आप लोग मैं नोट करा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग नोट कर लेना, इसको मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सभी 18 क्लस्टरों के विस्तृत कार्य योजना को MIS, इसका एक पोर्टल होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो एक पोर्टल होता है जिसमें जानकारी उपलब्ध होती है। तो MIS पोर्टल पर एंट्री पूर्ण करने वाला छत्तीसगढ़ क्या है, पहला राज्य है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी 18 क्लस्टरों के विस्तृत कार्य योजना को MIS पोर्टल पर अपलोड करने वाला, एंट्री पूर्ण करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। सेकेंड पॉइंट, वर्तमान में समस्त क्लस्टर में रूर्बन सॉफ्ट पोर्टल पर फंड ट्रांसफर ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। पूरे क्लस्टर पर रूर्बन सॉफ्ट पोर्टल, एक पोर्टल का नाम है रूर्बन सॉफ्ट पोर्टल, वहां पर FTO फंड ट्रांसफर ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। जियो टैगिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य हुआ है। मतलब जियो टैगिंग मतलब वहां पर के लोकेशन को, कहां पर क्या क्या काम हो रहा है उसको टैग करके अपलोड करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट है, अब तक 5089 यानी 91%, 5089 यानी कि कितना, 91%, 5091% कार्यों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। इतने कार्य यानी टोटल 91% कार्य की जियो टैगिंग की जा चुकी है। तो 3 पॉइंट को ये MIS वाले में नोट कर लेना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले में, इसमें जानकारी को अपलोड किया जाता है, जो 3 चीज़ मैं आपको बताया वही। ठीक, क्लियर। अब राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या अपडेट है देखते हैं। नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ ने क्या उपलब्धि हासिल की है। 8 जनवरी 2021 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, 8 जनवरी 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है वो श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के कार्यक्रमों में अग्रणी चल रहा है, आगे चल रहा है। ठीक, कैसे, वित्तीय वर्ष 16-17, 17-18 और 18-19 में 3 अवार्ड मिले हैं छत्तीसगढ़ को, उसको देख लेते हैं। 16-17 में 8 दिसंबर 2017 को पूर्वी राज्यों में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट राज्य का दर्जा मिला है। पूर्वी राज्यों में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट 16-17 में, 8 दिसंबर 2017 को पूर्वी राज्यों में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला। ठीक, 17-18 में, 11 सितंबर 2018 को देश में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला। 17-18 में, 11 सितंबर 2018 को देश में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, देश में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यहाँ पर भी पूर्वी राज्यों में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा। और 2018-19 में 19 दिसंबर 2019 को 2 अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ को। पहला, देश में क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट तो मिला ही 18-19 में भी। दूसरा, पहला फंड ट्रांसफर ऑर्डर
जो आपको बताया एफटीओ, फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी में पहला पुरस्कार। मतलब क्लस्टर श्रेणी में जो फंड ट्रांसफर जारी करने वाला स्टेट है उसमें पहला पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला। तो ये 3 पुरस्कार प्राप्त हुए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को। और एक पॉइंट नोट करना, भारत सरकार द्वारा 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया है। मतलब टॉप के 75 को सेलेक्ट किया गया जहां पर अच्छा काम हो रहा है रूर्बन क्लस्टर, उसमें से छत्तीसगढ़ के 13 रूर्बन क्लस्टर को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेशनल लेवल पे उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की। 75 पूरा देश से 75 क्लस्टर को चुना गया जो टॉप का काम कर रहे थे, उसमें से छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया। तो ये है आपका पूरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ये वाले को याद रखना, छत्तीसगढ़ की क्या उपलब्धि है ये याद रखना, ये पुरस्कार लोग को ध्यान में रखना। ठीक, अच्छे से पढ़ के रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना जो है वो। एक योजना और देखते हैं, युवा क्षमता विकास योजना। यहाँ पर वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ थोड़ा लिखने के लिए, ठीक है। इसको तो अपलोड कर दूंगा मैं वहाँ पर टेलीग्राम पे, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। युवा मितान विकास योजना, ये योजना युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण, भर्ती प्रक्रियाओं में ऋण अदायगी में ऐसी सुविधा प्राप्त हो जिससे क्षमता विकास हो। देखो ये योजना क्यों चालू किया गया, युवाओं को प्रशिक्षण देना है, शिक्षण देना है, मतलब ट्रेनिंग अवेलेबल करा के, और क्या करना, ऋण उपलब्ध करा के। एजुकेशन में जो ऋण मिलता है ना, देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, आर्थिक क्षमता उतनी विकसित, उनके पास आर्थिक शक्ति उतनी नहीं होती है, तो वो लोग को क्या मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। तो आप एजुकेशन लोन जब लेंगे इसमें, तो आपको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है ना। ट्रेनिंग देने के बाद एजुकेशन लोन देंगे तो इसमें क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। तो किसी भी तरीके से क्या करना, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना है, उस रुकावट को खत्म करके क्या करना, डेवलपमेंट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा का लाभ ले सकें। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसी को उद्देश्य में लिख लेना, युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं में ऋण अदायगी में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनका जो बीच में जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो सके और उनकी क्षमता का विकास हो सके। इसलिए क्या चालू किया गया, युवा मितान विकास योजना स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो पहला प्रावधान नोट करना इसमें, पहला, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6% की छूट देना। 6% की छूट, प्रधानमंत्री 6% की छूट देना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में हितग्राही हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को जो ब्याज दर चल रहा है उसमें 6% की छूट देना। ठीक, तो मैं बताया था आपको ऋण में छूट दे के उन लोगों को क्या करना, उनको डेवलप करना, इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा, व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, प्रवेश परीक्षा मतलब पीटी वो सब का एग्जाम लेता है जो बीएड है ना, व्यापम बीएड का, वो सब प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आता है, उसमें भी छूट देना। और व्यापम जो देखिए आपका एडीओ का पेपर ले रहा है, फूड इंस्पेक्टर का पेपर लेता है, मंडी निरीक्षक का पेपर लेता है, हॉस्टल वार्डन का पेपर लेता है, सब भर्ती प्रक्रिया है। दोनों ही परीक्षाओं में 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी छूट देना। कितना, 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी, एक स्टूडेंट को यहाँ पर 100 रुपये छूट देना। ठीक है। थर्ड देखिए, शासकीय आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क एससी एसटी छात्रों को छोड़कर, एससी एसटी छात्रों को तो पहले भी क्या मिलता है, शुल्क में छूट मिलता है, शेष छात्रों द्वारा दे 1000 रुपये प्रति वर्ष तथा परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष प्रति सेमेस्टर में 50% छूट देना। मतलब 1000, बाकी लोग को क्या देना पड़ता है, 1000 रुपये प्रति वर्ष छूट देना पड़ता है, और कितना, 100 रुपये प्रति वर्ष परीक्षा शुल्क देना पड़ता था बाकी लोगों को। कहाँ, शासकीय आईटीआई में। तो ये लोगों को इसमें कितना छूट देना, 50%, दोनों में 50-50% का छूट देना, इसमें भी 50%, इसमें 50%। ठीक, मैं जो बोला हूँ उसको लिख लेना आप लोग। तो दोनों में प्रति सेमेस्टर 100 रुपये प्रति सेमेस्टर प्रति वर्ष का छूट देना, इसमें 50% का छूट देना, पूरा छूट नहीं देगा, 50-50% का छूट देगा। अभी तो क्या है कि व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में और पीएससी में पूरा फ्री कर दिया है छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन इस योजना के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, युवा क्षमता विकास योजना के तहत ये दोनों में 50-50% का छूट। नेक्स्ट है CSBTU भिलाई द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैंक पेपर को छोड़कर परीक्षा शुल्क लगभग 800 रुपये प्रति सेमेस्टर जो एग्ज़ाम फीस है उसमें क्या करना, 50% की छूट देना। ये भी इस योजना का एक प्रावधान है। वो जो
आप लोग मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो लोग 800 रुपये प्रति सेमेस्टर को जो एग्ज़ाम फीस देना पड़ता है उसमें भी 50% का छूट। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4 करोड़ 60 लाख का बजट का प्रावधान किया गया। कितना? 4 करोड़ 60 लाख, मतलब इसको करोड़ ही गिनेंगे अपन, 4 करोड़ 60 लाख वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसका प्रावधान किया गया है आपका युवा क्षमता विकास योजना के तहत। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना और जितना प्रावधान बताया हूँ उसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर मेरा प्रयास आप लोग को पसंद आ रहा है, मैंने हर दिन अपना 100% देने की कोशिश की है इस क्लास के लिए। 22 से आज 23वां क्लास है जो अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने हर दिन क्या किया है, अपने आप को डेवलप किया है और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, फ्री में, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके जो लोग आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि वो लोग जाके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकें। इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये डिपेंड करेगा आप लोग का सपोर्ट कि आगे की क्लासेस कैसी आएंगी। तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।